हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताएंगे। वैसे तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम पहले भी पूर्व शासक के समय में बता चुके हैं। नासिरुद्दीन महमूद के समय में इसका सर्वाधिक उत्कर्ष होता है, लेकिन जब हम गयासुद्दीन बलबन की एक सुल्तान के रूप में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, प्रारंभिक उत्कर्ष के बारे में और उसके बाद जब ये सुल्तान बनता है तो इसके समक्ष जो कठिनाइयां और समस्याएं होती हैं उनके बारे में, फिर उन समस्याओं का समाधान इसने किस प्रकार किया, इसके बारे में हम आपको पूरा आज बताएंगे डिटेल में, जिससे इस एरिया से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में वो सब आपके सॉल्व हो सकें। इस बलबन से आने वाले जो भी प्रश्न हैं वो आप हल कर सकें। तो हम देखते हैं गयासुद्दीन बलबन को प्रारंभिक काल में, बचपन में ये मंगोलों ने इसे सही मायने में पकड़ लिया था और उसके बाद इसे मंगोल बेच देते हैं। और मंगोल जब इसे बेच देते हैं जमालुद्दीन के हाथ में, तो जमालुद्दीन फिर इसे इल्तुतमिश को बेच देता है। माने जमालुद्दीन से फिर इल्तुतमिश खरीद लेता है। तो इस तरीके से ये इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश का दास था। वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है और इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीदा। याद रखिए 1232-33 के आसपास इल्तुतमिश ने इसे खरीदा है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या किया, इसे खासदार बनाया। यहीं से इसकी प्रोग्रेस शुरू होती है, उन्नति शुरू होती है। सबसे पहले ये बस्तियों के साथ में रहता है, फिर इसकी योग्यता के कारण इसे इल्तुतमिश क्या करता है, अपना खासदार बनाता है और खासदार बना के तुर्कानी चहलगानी का अंग बना देता है। और उसके बाद हम देखते हैं जब इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज बनता है तो ये क्या करता है, रुकनुद्दीन फिरोज के विरोधी ग्रुप में शामिल हो जाता है। जब हम बलबन का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी किस्म का व्यक्ति था। ये सही मायने में समय की पदचाप को समझता था और जो भी सुल्तान बनने को होता था उसी ग्रुप में शामिल होता था और अपनी प्रगति का रास्ता क्लियर कर लेता था, साफ कर लेता था। तो हम देखते हैं कि रजिया के साथ में ये शामिल हो जाता है रुकनुद्दीन फिरोज के विरोध में, और जब रजिया शासक बनती है तो इसकी फिर से उन्नति होती है, जिसे अमीर शिकार बनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पद था। और जब हम देखते हैं कि जब रजिया हटाई जाती है तब ये रजिया के विरोध में बहराम शाह के ग्रुप में शामिल होता है और अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत होता है। बहराम शाह के पतन में भी ये काफी कुछ अपनी भूमिका निभाता है और मसूद शाह सुल्तान होता है तो इसे अमीर हाजिब बनाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मसूद शाह की मृत्यु में भी इसका भाग था। और जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बनता है तो नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नासिरुद्दीन महमूद के साथ में ये अपनी पुत्री का विवाह करता है, अर्थात उसे अपना दामाद बनाता है और उलुग खां की पदवी से प्राप्त होती है। प्रधान खान, बहुत सर्वोच्च पद था ये उलुग खां। तो उलुग खां की पदवी प्राप्त होती है, नायब ए मुमालिकत बनता है और सही मायने में नासिरुद्दीन महमूद के साथ समय में सत्ता की प्रमुख शक्ति, सत्ता का प्रमुख सूत्र इसी के हाथ में रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं सर्वाधिक उन्नति इसकी नासिरुद्दीन महमूद के समय में होती है। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये बाद में अपने छत्र को भी धारण करता है। थोड़े समय में अल्पकाल के लिए रायहान के समय में जरूर 1 साल के लिए इसकी शक्ति को ग्रहण लगा था, बाद में फिर से ये अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अब देखते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके बारे में बनते हैं। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, इलवरी तुर्क था और इसने बलबनी राजवंश की स्थापना की है। जैसे इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की थी, इसी तरीके से ये बलबनी राजवंश की स्थापना करता है। और गयासुद्दीन ये सुल्तान बनने के बाद पद धारण करता है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि इसे किसका दास था, तो इल्तुतमिश का दास था।
रजिया के समय में ये क्या था, नासरुद्दीन महमूद के समय में ये सर्वोच्च शक्ति को प्राप्त करता है। सुल्तान तो नासरुद्दीन महमूद था जो वास्तविक शक्ति किसी के हाथ में होती है। कठिनाइयों की अगर हम बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, तो इसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा का संकट। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद जितने भी शासक हुए, इन समय में सुल्तान पद की प्रतिष्ठा लगातार गिरती है। अमीर सत्ता पर हावी हो जाते हैं तो अमीर और वही सत्ता के सूत्र अपने हाथ में रखते हैं। जब कभी कई सुल्तानों का इस तरीके से हम देखते हैं कि वध होता है और उन्हें बेइज्जत करके हटाया जाता है, ये सारी बातें होती हैं। तो हम देखते हैं सुल्तान पद की प्रतिष्ठा बहुत संकट में थी जब ये बलबन सुल्तान बनता है। और दूसरी समस्या थी चहलगानी की। चहलगानी का स्वयं सदस्य बलबन भी था। देखा था इसने कि जो सुल्तान बनते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, उनको हटाने में, उनके सामने समस्याएं खड़ी करने में इस चहलगानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन दोनों समस्याओं से बलबन को निपटना था। तो इसमें उपलब्धियों की जब हम बात करते हैं बलबन की, तो हम देखते हैं सुल्तान पद की प्रतिष्ठा की स्थापना। सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना ये सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है तुर्कान के चहलगानी की समाप्ति, ये महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा प्रशासनिक काम और भी इसने किए हैं, सेना का संगठन वगैरह। और उसके बाद हम देखते हैं विद्रोहों का दमन, बंगाल की विजय, मंगोल आक्रमण से रक्षा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कहे जाएंगे तो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा की स्थापना, सेकंड तुर्कान ही चहलगानी। इस एरिया से काफी क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में लगातार बनते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा की स्थापना किसने की? बलबन ने। और राजत्व का सिद्धांत दिया प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने राजत्व के दैवी सिद्धांत की स्थापना की। और ये दैवी सिद्धांत क्या करता है? ये फारसी परंपरा से ग्रहण करता है। फारस में दैवी सिद्धांत की परंपरा थी और इसने बताया कि सुल्तान नियामत खुदाई है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है, जिल ए इलाही है, माने ईश्वर का प्रतिबिंब है। ईश्वर तो डायरेक्ट किसी को दिखाई देता नहीं, तो ईश्वर के रूप में, सुल्तान के रूप में व्यक्ति ईश्वर के दर्शन कर सकता है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, जिल ए इलाही है। और ये सारे जो इसके राजत्व का सिद्धांत है, इसका एकमात्र स्रोत हमें तारीख ए फिरोजशाही प्राप्त होता है। तारीख ए फिरोजशाही में ही बलबन के दैवीय सिद्धांत को दिया गया है, राजत्व के दैवीय सिद्धांत को दिया गया है। तो ये फारसी परंपरा से इसने ग्रहण किया है और ये तारीख फिरोजशाही में हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए क्या किया? वंशावली पर जोर दिया। इसने उच्च कुल की वंशावली पर जोर दिया और स्वयं को जो पौराणिक योद्धा था अफरस्याब, फारस का, उसका वंशज घोषित किया। अफरस्याब का वंशज बताया। फिरदौसी का जो शाहनामा है उसमें अफरस्याब के बारे में बताया गया है, तो इसने अफरस्याब का स्वयं को वंशज घोषित किया। इसके अलावा इसने और क्या किया? फारसी परंपराओं का प्रचलन किया, जिसमें सिजदा, पैगोस और नौरोज प्रथा। हम देखते हैं सिजदा क्या थी? माने दंडवत होना या सुल्तान के समक्ष झुकना। और पैगोस था सुल्तान के पांव चूमना, माने उसने सुल्तान का सही मायने में खुदा के बाद स्थान था और सारे लोग उसके सामने अमीर तो अत्यंत निम्न कोटि के थे, इसलिए सबको उसने अपने सम्मान के लिए सिजदा और पैगोस करने के लिए बाध्य किया। ये सिजदा और पैगोस दोनों ही फारसी परंपराएं थी, ये गैर इस्लामी परंपराएं थी। याद रखिएगा, इनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस्लाम में खुदा के बंदे सभी बराबर होते हैं और खुदा के बंदों को किसी इंसान के समक्ष झुकने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि बलबन ने सिजदा और पैगोस के लिए सबको बाध्य किया। और इसके अलावा उसने क्या किया? नौरोज त्योहार जो होता था, ईरानी नववर्ष हम कह सकते हैं, इस नौरोज त्योहार को भारत में प्रचलित किया, शुरू करवाया। ये भी ईरानी त्योहार था, फारसी त्योहार था, माने उसने फारसी परंपराओं को भारत में लागू किया। इसके अलावा उसने गंभीर और एकाकी व्यक्तित्व अपनाया।
दरबार में ना ये हंस सकता था, ना इसके सामने कोई हंस सकता था, मुस्कुरा सकता था। केवल वजीर को ही इससे बात करने की परमिशन थी, बाकी कोई भी अमीर इसके समक्ष बात भी नहीं कर सकता था। और इसने क्या किया, रक्त और लौह नीति, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर, रक्त और लौह नीति किस सुल्तान की है, किस सुल्तान ने शुरू की, किस सुल्तान ने अपनाई, तो बलवान। याद रखिएगा, रक्त और लौह नीति अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन सारी चीजों को करने के पीछे उसका उद्देश्य था सुल्तान पद की प्रतिष्ठा की स्थापना। इसमें ये पूरी तरह से सफल रहा। इसने बहुत विशाल काय अपने बॉडीगार्ड नियुक्त किए और जो इसकी रक्षा करते थे नंगी तलवारें लेके इसके समक्ष खड़े रहते थे। और इसके बारे में जो इतिहासकारों ने, तत्कालीन इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि इसके मुकुट और दाढ़ी तक की लंबाई पूरे चेहरे की 1 गज के आसपास हो जाती थी। तो इस तरह से इसने अपने व्यक्तित्व को अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत ग्लैमरस बनाया और इस प्रकार से सुल्तान की प्रतिष्ठा को कायम करने में ये सफल हुआ। सेकंड बात आती है तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी का हम देख चुके हैं, बलबन भी उसका सदस्य था। ये इल्तुतमिश के जितने भी उत्तराधिकारी थे, इनके समक्ष संकट उत्पन्न करने वाले और कोई नहीं, सबसे बड़ा संकट ये तुर्कान ए चहलगानी द्वारा ही पैदा किए जाते थे। जब ये बलवान सुल्तान बनता है तो उस समय अधिकांश तो तुर्कान चहलगानी के सदस्य मर चुके थे, लेकिन जो भी बचे थे उन्हें इसने सार्वजनिक रूप से अपमानित करके, उनकी शक्तियों का क्षरण करके उन्हें मृत्यु दंड देकर खत्म किया। हम देखते हैं बदायूं का इक्तेदार मलिक बकबक को सार्वजनिक रूप से इसने कोड़े लगवाए। अवध के इक्तेदार हैबत खां को 500 कोड़ों का दंड दिया और अवध के इक्तेदार अमीन खां जो बंगाल विद्रोह से असफल होता है विद्रोह का दमन करने में, तो जब लौट के आता है तो उसे मृत्यु दंड देके अवध के अयोध्या के फाटक पर लटका दिया जाता है। और इस तरीके से, और इसका जो कजिन था शेर खां, जो सबसे महत्वपूर्ण तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, बहुत शक्तिशाली था, शेर शाह ने इसे, शेर खां को बलबन ने जहर देकर मरवा दिया। इस तरह से ये तुर्कान चहलगानी की समाप्ति। याद रखिएगा, तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश करता है, तुर्कान चहलगानी को समाप्त बलबन करता है। और हम देखते हैं इल्तुतमिश के बाद तुर्कान चहलगानी का कह सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य कौन था, बलबन। बलबन उसी का सदस्य होता है तुर्कान चहलगानी का, और उसी को सुल्तान बनने के बाद समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। इसके अलावा इसने क्या किया, सेना का संगठन किया। सेना के संगठन के लिए क्या किया, दीवाने अर्ज की स्थापना की। याद रखिए, दीवाने अर्ज का मतलब सैन्य विभाग की स्थापना की। प्रथम सुल्तान, ये प्रथम सुल्तान है जिसने दीवाने अर्ज की स्थापना की। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सिविल सर्विसेज में पीसीएस स्टैंडर्ड पे पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की। दीवाने अर्ज क्या है, सैन्य विभाग। किसने स्थापना की, बलबन ने। प्रथम सुल्तान है दिल्ली सल्तनत। अच्छा, आरिज ए मुमालिक किसे बनाया गया, इमाद उल मुल्क, माने बलबन का जो आरिज ए मुमालिक था, रक्षा मंत्री कह सकते हैं, सेना मंत्री कह सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह सकते हैं, ये इमाद उल मुल्क था। सेना के संगठन का श्रेय इसी को दिया जाता है। तो बलबन का इमाद उल मुल्क पर डीप क्वेश्चन हो जाता है, तो ये था। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी तक क्या था, ये जो दीवाने अर्ज था ये दीवाने विजारत का अंग था, माने वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंग था। अब इसे दीवाने विजारत से अलग करके दीवाने अर्ज के रूप में एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्तचर विभाग की स्थापना की इसने, और बरीद ए मुमालिक के नाम से। बरीद ए मुमालिक माने गुप्तचर विभाग, बरीद गुप्तचर को कहते हैं। प्रथम सुल्तान है जिसने बरीद ए मुमालिक की स्थापना की, गुप्तचर विभाग की स्थापना की, और प्रांतों में ख्वाजा की नियुक्ति की। जो आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, लेखाधिकारी जिन्हें हम कह सकते हैं, प्रांतों में ख्वाजा की नियुक्ति करने वाला सुल्तान बलबन। फिर हम देखते हैं विद्रोहों का दमन। विद्रोह की बात जहां तक हम करते हैं तो उस समय मेवात में, दोआब में और रोहिलखंड में विद्रोही एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके थे। मेवात में जो मेवात क्षेत्र जो है, हम कह सकते हैं
कि हरियाणा के गुड़गांव से लेकर मथुरा से लेकर राजस्थान के अलवर तक का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ जो मेव राजपूत थे ये विद्रोह कर रहे थे और दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे। उस समय तक ये स्थिति थी कि दिल्ली में दोपहर की नमाज के बाद दिल्ली के द्वार बंद कर दिए जाते थे, वरना ये दिल्ली में घुस के लोगों को लूट लिया करते थे। मेवातियों का इतना ज्यादा डर भय व्याप्त था और हम देखते हैं तो मेवात का ये विद्रोह का दमन करता है बड़ी बेरहमी से। मैंने बताया था रक्त और लौ नीति का पालन करता है। विद्रोहियों पर ये इसके बारे में कहा जाता है कि बाज की तरह टूट पड़ा और विद्रोहियों का विनाश किया। आग लगाएंगे, बहुत लोगों को मारा गया, गांव के बाहर बहुत बड़े बड़े शवों के ढेर लगवा दिए गए और इस तरीके से आतंक कायम करके इसने विद्रोहियों से निपटाए। फिर हम देखते हैं दोआब में जो विद्रोह होते हैं पटियाली, जलाली और ये क्या कहना चाहिए कंपिल, ये विद्रोहियों के बहुत बड़े केंद्र थे। इन जगहों पर उसने जंगलों में आग लगवाई, विद्रोहियों के अड्डे नष्ट किए, अफगानी चौकियां स्थापित करी और इस तरीके से दोआब के विद्रोह को भी निपट सका। कटेहर विद्रोह का भी उसने बहुत बेरहमी से दमन किया है जो रोहिलखंड क्षेत्र में था। बदायूं तक के क्षेत्र में अशांति व्याप्त थी, इसलिए इसने रोहिलखंड का भी दमन किया है। हम देखते हैं बंगाल विजय। बंगाल का विद्रोह इसके समय में सबसे प्रमुख विद्रोह है। इसका जो प्रमुख विश्वासी व्यक्ति था तुगरिल खां, इससे जब इक्तेदार बना के बंगाल भेजा जाता है तो बंगाल में यही विद्रोह करके स्वयं को शासक घोषित कर देता है। तुगरिल खां स्वयं को शासक घोषित कर देता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और इस तरीके से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और इल्तुतमिश के साथ समस्या खड़ी हो जाती है तो इसने अमीन खां को भेजा। अमीन खां मैंने बताया था अवध का इक्तेदार था, वो पराजित होता है। इसके बाद बहादुर भी पराजित होता है और इस तरीके से अंततः फिर बलबन लगभग 2 लाख की एक विशाल सेना लेकर अपने बेटे बुगरा खां के साथ बंगाल रवाना होता है और जब ये बंगाल में पहुंचता है तो तुगरिल खां क्या करता है, जाजनगर की ओर माने उड़ीसा की ओर पलायन कर जाता है। उड़ीसा की ओर बंगाल से भागता है। जब ये भागता है तो तुर्क सेना इसका पीछा करती है और अंततः मलिक मुकद्दर के द्वारा इसका सिर कलम कर दिया जाता है। मलिक मुकद्दर को बलबन ने तुगरिल उसकी उपाधि प्रदान की, माने तुगरिल का वध करने वाला मलिक मुकद्दर। और अपने फिर क्या करता है, जो विद्रोही हैं, जो तुगरिल के समर्थक हैं, इन्हें सबको बंगाल की राजधानी लखनऊ में लाया जाता है और बरनी लिखता है। उनके साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। लगभग 2 मील लंबे रास्ते पर लखनऊ में दोनों ओर तख्ते खड़े किए जाते हैं और उन पर जो इसके तुगरिल खां के जो समर्थक होते हैं उन्हें खड़ा करके खूंटों से ठोक दिया जाता है। देखने वाले लोग बेहोश हो जाते हैं। इस घटना को इतनी क्रूरता से इनके साथ पेश आया गया था और अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का इक्तेदार बना देता है। बंगाल का जब इक्तेदार बनाता है तो इस पूरे हत्याकांड को जो लखनऊ में उसने क्रूरता प्रस्तुत की थी, उस क्रूरता को दिखाते हुए बुगरा खां से कहता है कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता। देख रहे हो कि ये जो व्यवहार इन विद्रोहियों के साथ में किया गया है, दिल्ली के साथ में जो भी ऐसा विद्रोह करेगा उसके साथ यही किया जाएगा। अपने बेटे को उसने चेतावनी देते हुए कहा था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से ये बंगाल के विद्रोह को निपटता है। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जितने भी विद्रोह थे उनमें सबसे प्रमुख केवल बंगाल विद्रोह ही ऐसा है जिसमें स्वयं बलबन ने सेना का नेतृत्व किया है और बंगाल विद्रोह का दमन किया है। याद रखिएगा, केवल यही एक विद्रोह है जिसमें बलबन की स्वयं उपस्थिति रही है, प्रेजेंस रही है। फिर हम देखते हैं मंगोल आक्रमणों से रक्षा। ये पहला सुल्तान है जो सीमांत दुर्गों की एक श्रृंखला खड़ी करता है। दुर्गों के निर्माण पर, मरम्मत पर ध्यान देने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक दिखाई देता है, पहला सुल्तान दिखाई देता है। उत्तर पश्चिम सीमा पर अपने दोनों बेटों को नियुक्त करता है। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर में शहजादा मोहम्मद को, सुनम समाना पुंछ में बुगरा खां को। फिर हम देखते हैं कि शहजादा मोहम्मद जो होता है सफल होता है मंगोल आक्रमण से रक्षा करने में, लेकिन अंततः ये मंगोल जो तमर के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं, अकस्मात आक्रमण करते हैं, उसमें 1285 में शहजादा मोहम्मद मारा जाता है, शहीद हो जाता है। इसे खाने शहीद
कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हाँ, एक बात और बताने की है, जो बलवन का समकालीन मंगोल शासक है वो हलाकू है, याद रखिए, जिसने कभी अंतिम खलीफा का वध करके खिलाफत को समाप्त कर दिया था। और इसके बाद हम बताएंगे आपको कि बलवन की मृत्यु 1287 में हो जाती है। जब 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये मृत्यु से पहले कै खुसरव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। कै खुसरव शहजादा मोहम्मद का पुत्र होता है, लेकिन हम देखते हैं जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो कोतवाल होता है दिल्ली का, फखरुद्दीन, ये कै खुसरव को शासक नहीं बनाता, सुल्तान नहीं बनाता, और उसके स्थान पर बुगरा खां के बेटे कैकवाद को गद्दी पर बैठा देता है। और बाद में कै खुसरव का वध कर दिया जाता है। कैकवाद को राजा बन जाते हैं, सुल्तान बन जाते हैं। और कै खुसरव जो वाद होता है, इस पे फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन का अधिक प्रभाव होता है। कैकवाद बहुत ही विलासी और अयोग्य किस्म का शासक होता है और इसकी अंततः 3 वर्ष के शासन के बाद इसे लकवाग्रस्त हो जाता है। जब ये लकवाग्रस्त हो जाता है तो तुर्क सरदार क्या करते हैं, इसके 3 वर्ष की बेटी क्यूमर्स को सुल्तान घोषित कर देते हैं, शमसुद्दीन के नाम से, सेकंड के नाम से, और सुल्तान बना देते हैं। बाद में एक खलजी सरदार के द्वारा कैकवाद को यमुना में फेंक दिया जाता है और क्यूमर्स का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा वध कर दिया जाता है और इस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।